शायान गुजरा था। आप यहाँ बैठे, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। कमरे के बाहर पड़े सोफे की तरफ इशारा करते फारूक साहब ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर लॉक खुलने की आवाज़ आई और फारूक साहब कमरे में दाखिल होते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो गए। ये सब क्या माजरा है? फारूक साहब के जाते ही सरमद की ज़ुबान हरकत में आई, जो कब से खामोश थी। कौन सा? शायान ने अपना कान खुजाते हुए पूछा। यही जो नीचे आंटी गोहर अफसानियाँ कर रही थी। एक तरफ बाप मरता जा रहा है और दूसरी तरफ वो मारने पर तुली है। सरमद की वजाहत पर शायान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कान आकर मादूम हुई। मेरा एक मशवरा है, यकीन मान, अगर तू इस पर संजीदगी से अमल करे तो बहुत तरक्की करेगा। शायान ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। क्या? सरमद ने फौरन पूछा। शायरी शुरू कर दे, किसी तरह तंजो मिजाज के प्रोग्राम में मेज़बान लग जा। तेरे अंदर एक नहीं बल्कि 2-3 मिरासियों की रूह है। तू अपनी इस खुदादाद सलाहियत से बेखबर है भाई, जो तुझ में कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी वजह से तुझे मैंने काफ़ी दफ़ा कूटा भी है। शायान की इस कदर संजीदगी से दिए गए गैर संजीदा मशवरे पर सरमद ने उसे दुख भरी निगाह उठाकर देखा। इससे बढ़कर और क्या दुख होगा जब यार यार ना रहे। सरमद ने दुहाई दी। इससे बड़ा दुख तलाक है, मगर तू इस दुख से आशना नहीं। कसम से, अगर तू लड़की होता तो मैं पहले तुझसे शादी करता, फिर तलाक देता तुझे, तब तुझे अंदाज़ा होता। शायान का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। शुक्रिया मखदूम शायान कुरैशी साहब, मैं महज आपकी तस्कीन के लिए अपनी जिन्स नहीं बदल सकता। सरमद मुंह फेर कर बैठ गया। वैसे तेरे अंदाज बिल्कुल बीवियों वाले हैं, दोस्तों वाले कहीं से नहीं लगते। शायान मुसलसल अपनी टांग हिला रहा था। अगर मेरी जेब में इस वक्त पैसे होते ना, तो मैं अब भी इसी वक्त, सरमद ने रुक कर सांस ली थी, वापस चला जाता। शायान ने लुकमा दिया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी जेब में इस वक्त पैसे होते तो मैं एक होटल में ज़बरदस्त चाय की प्याली के साथ क्रीम रोल खाता, मगर अफसोस। सरमद ने आह भरी। थोड़ी देर पहले ड्राइंग रूम में जो खाना खाया था वो घास थी क्या? शायान ने तंज किया। तूने खाने ही कब दिया? फौरन तो जाने के लिए उठ खड़ा हो गया था। सरमद ने गिला किया। जिन लोगों की आंखें नहीं भरती ना, वो सारी जिंदगी भूखे ही रहते हैं। शायान ने कहते हुए इर्द गिर्द देखा। अच्छा छोड़, दफा कर, हर वक्त दोस्त को कोसते रहने से बदशगुनी होती है। सरमद की बात पर शायान मुस्कुराया था। वैसे मजाक से हटकर, तेरी खाला के ससुराल वाले कुछ अजीब लोग नहीं हैं? मेरा मतलब बदतमीज, बदलिहाज से। सरमद ने अजरा बेगम को जहन में रखते हुए कहा। खैर, सब तो ऐसे नहीं है, तुमने शायद सिर्फ आंटी पर ही गौर किया है। शायान ने इनाया का हवाला दिया। वैसे प्यारी लड़की थी, मगर मैंने जानबूझकर उसका जिक्र नहीं किया कि तुझे बुरा लगे। सरमद ने अपने बालों में हाथ फेरा। मेरी खाला के साथ इन लोगों ने कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा मेरे दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं। वो तो नाइला खाला ने जोर दिया तो मैं इनकार नहीं कर सका। दुआ बहुत लाडली है नाइला खाला की, बल्कि कुछ अरसा पहले तक तो सभी की लाडली थी। शायान ने संजीदगी से उसे बताया। तेरी खाला ने ऐसा क्या किया था जो वो उन्हें अपना ना सके? सरमद अब बिल्कुल सीरियस था। वही जो बेवकूफ़ लड़कियां करती हैं। खालू जवानी में काफ़ी खूबसूरत थे, हमारी खानकाह पर अपनी यूनिट ट्रिप के साथ आए थे। बस फिर खाला ने दिल के हाथों मजबूर होकर सारी ज़िंदगी के लिए अपनी जिल्लत का बंदोबस्त कर लिया। शायान तल्ख सा मुस्कुराया। मतलब? सरमद ने अपने अंदाजे की जांच के लिए पूछा। भाग कर शादी की थी? अंजाम तुम्हारे सामने है। एक तो वो गैर खानदान की थी, दूसरा भाग कर आई थी, तीसरा बेटा पैदा ना कर सकी तो। शायान ने कंधे उचकाए। पहले भी कभी आया है तू यहाँ? सरमद ने माहौल को मजीद संजीदगी से बचाया। जब ये दुआ बीवी पैदा हुई थी ना, तो नाना नानी खाला से नाराज थे, मगर फिर भी बेटी थी, उनसे रहा ना गया। मेरे वालिद के हाथ चीज़ें भिजवाई थी, तब मैं भी अपने अब्बू के साथ यहाँ आया था। शायान ने बेतासुर लहजे में बताया। यार, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम लेबर रूम के बाहर बैठे हों और बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हों कि कब वो आकर कहे मुबारक हो, बेटा हुआ है। सरमद ने शायान को बार बार टाइम देखते हुए इंतहाई संजीदगी से पूछा। अस्तगफिरुल्लाह। सरमद, मेरे उसूल में ये बात शामिल नहीं कि मैं दोस्त पर हाथ उठाऊं, वरना तेरी इस कदर गैर मुहज़्ज़िब बकवास पर तेरा मुंह तोड़ देता मैं। शायान ने अपनी हंसी दबाते गुस्से से कहा। बस बस, रहने दे अपने असूलों को। हाथ नहीं उठाता, हर वक्त तो लात मारता रहता है। अभी भी मेरी पसली में दर्द है। सरमद ने मिस्कीन शक्ल बनाई थी। तो गलत काम ना किया करना, नहीं मारूंगा। अभी शायान ने इतना ही कहा था कि फारूक साहब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले।
वो दरअसल मर्दों से बहुत डरने लगी है। मैंने बताया ना कि वो अजीब चीज़ों से डरती है। तो फारूक साहब को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कहें। मेरे ख्याल से नामहरम मर्दों से सभी लड़कियों को डरना चाहिए। ये डर तो बहुत अच्छा है। शायान उठ खड़ा हुआ। बेटा आप बुरा मत मनाना, मगर सिर्फ शायान ही अंदर जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। आप दोनों को एक साथ देखकर कहीं वो आप लोगों पर हमला ही ना कर दे। फारूक साहब शर्मिंदा हुए थे। कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे अपनी शक्ल बिगाड़ने का वैसे भी कोई शौक नहीं। आखिरी जुमला उसने जेरे लब बोला था। शायान ने फारूक साहब के साथ जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जिस चीज़ ने उसे हैरान किया वो उस कमरे की हालत थी। बाकी घर की निस्बत यह कमरा ज़रूरत से ज़्यादा ही सादा था। एक चारपाई, एक 2 सीटर सोफ़ा और एक छोटा सा मेज़ जो चारपाई के साथ पड़ा था। बाकी सारा कमरा खाली था। फारूक साहब ने उसे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और खुद टेरेस की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि एक दुबली पतली लड़की, जो कम अज़ कम उसे दुआ तो नहीं लगी थी, फारूक साहब का बाजू पकड़े अंदर दाखिल हुई। हल्के गुलाबी रंग के प्रिंटेड लॉन सूट पर सादा सा नेट का दुपट्टा पहने वो फारूक साहब के साथ चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। शायान ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। उसकी रंगत हद से ज़्यादा सफ़ेद थी, जैसे कोई थैलीसीमिया का मरीज़ होता है। आंखों के नीचे गहरे हल्के और शदीद कमज़ोर डरी सहमी सी। ये तो वो दुआ है ही नहीं जिसने मामू की शादी पर शायान की बैंड बजाई थी। बेटा ये शायान है, तुम्हारी बड़ी खाला के बेटे। इन्हें ख़ास तौर पर नाइला ने भेजा है। वो आपके बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो रही थी। आप इनसे फ़ोन पर बात जो नहीं करती थी, इसलिए। फारूक साहब ने प्यार से दुआ को अपने साथ लगाए बताया। शायान ने नोट किया कि वो बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी जैसे इस कमरे का हिस्सा ही ना हो। हालांकि वो दुआ के लिए दिल में कोई हमदर्दी नहीं रखता था, फिर भी उसकी हालत पर दुखी हुआ था। फारूक साहब ने बहुत इधर उधर की बातें की, मगर वो लड़की टस से मस नहीं हुई थी। एक बार भी नज़र उठाकर उसने नहीं देखा था उसे। ये बात शायान ने नोट की थी कि उसे आम बातों से कोई गर्ज नहीं, उसे बुलाने के लिए कुछ खास कहना होगा। नाइला खाला ने मुझे आपको लाने के लिए कहा है, क्या आप मुल्तान चलेंगी? शायान ने जैसे ही ये जुमला अदा किया, एक झटके से दुआ ने उसकी तरफ देखा। मोटी मोटी आंखों में सुर्ख डोरे। कुछ देर तो वो बेख्याली में शायान को देखती रही, जैसे कुछ खोज रही हो। चलेंगी ना? शायान ने दोबारा मुखातिब किया। नहीं, तुम मुझे वहां जाकर बेच दोगे। तुम मुझे धोखे से लेने आए हो। तुम्हें उसी ने भेजा है, मैं जानती हूँ। अचानक दुआ चीखी और आसपास कुछ तलाश भी करने लगी। दुआ की इस अचानक बदलते रवैये पर शायान घबरा कर खड़ा हो गया, जबकि फारूक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दुआ ने शायान का गिरेबान पकड़ा तो फारूक साहब को होश आया। वो जो इतने अरसे बाद दुआ को बोलता देखकर खामोश हो रहे थे, उसके जारहाना अज़ाइम से परेशान हुए। दुआ इन्हें छोड़ दो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। फारूक साहब ने दुआ को पीछे करने की कोशिश की, जबकि शायान ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा था। दुआ कुछ देर बोलती और चीखती रही, फिर शायद कमज़ोरी और डिप्रेशन की वजह से फारूक साहब के बाजुओं में ही झूल गई। फारूक साहब ने एहतियात से उसे चारपाई पर लेटाया, जबकि शायान बाहर निकल गया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कितने अरसे बाद वो बोली है, वरना सिर्फ ऊंचा ऊंचा रोती थी। फारूक साहब की आंखों में नमी थी। आप पहले डॉक्टर को बुलवा कर इसका चेकअप करवा लें, बाकी बातें बाद में करते हैं। शायान ने उन्हें तसल्ली दी। आप प्लीज़ वापस मत जाएं। मेरा दिल गवाही देता है कि वो आपकी बरकत से बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। मेरा सब कुछ आपके लिए हाजिर है। फारूक साहब जज्बाती हो रहे थे। आप पहले डॉक्टर को कॉल करें, हम बाद में बात करते हैं। शायान ने फारूक साहब का कंधा थपका। आपकी बरकत से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यहाँ आपकी बरकत से लोग खराब हो रहे हैं। सरमद ने फारूक साहब के जाते ही उनकी नकल उतारी। मेरा असूल है कि मैं। शायान ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि सरमद फासले पर हो गया। एक मेहरबानी करके अपना यह असूल तोड़ दे तू भाई। कम अज कम हाथ लात से कम ही तकलीफ देता होगा तो मुझ पर हाथ उठा लिया कर तू। सरमद की बात पर शायान पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। वो आपकी बरकत से जल्द ठीक हो या ना हो, मगर मुझे लगता है कि आप उसकी बरकत से ठीक हो जाएंगे। सरमद ने शरारत के साथ कहते हुए नीचे का रुख किया, मुबादा शायान हाथ ही ना उठा ले उस पर। शायान बेड पर लेटा मुसलसल छत को घूर रहा था। वो लाशऊरी तौर पर दुआ को सोचने पर मजबूर था।
उनकी खानकाह पर कितनी ही ऐसी औरतें और लड़कियां आती थीं जो तलाक के बाद अपने नए रिश्तों की तलाश में दुआए खैर करवाया करती थीं। फिर दुआ ने इतना असर क्यों ले लिया, जबकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। घर की तरफ से भी दबाव नहीं है, खालू भी उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी क्या हुआ होगा? फिर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है या छुपा हुआ है? शायान मुसलसल दुआ को सोचते हुए उसकी हालत के बारे में फिक्रमंद हो रहा था। उसके माथे पर शिकने नुमायां थी। मुर्शद, हम पर भी नजरें करम करें, आप तो पंखे के हुस्न में ही खो गए। सरमद ने अपनी हंसी दबाते हुए शायान को सोचों के गर्दाब से निकाला। क्या तकलीफ है तुझे? शायान ने इंतहाई बेजारी से पूछा। मुर्शद, थोड़ा सा सवाल बेहतर कर लें और पूछें कि किधर तकलीफ है। सरमद का मस्खरापन अरूज पर था। सरमद, बात बिल्कुल सीधी कर, वरना मैं अपना असूल तोड़ दूंगा। शायान के कहने पर सरमद का जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा। आपके अब्बा जी का फ़ोन था, आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। सरमद ने मसनूई मुस्कुराहट से शायान को देखा। जब इस तरह की हरकतें करता है तो कमीनों का उस्ताद लगता है तू। कब से ऑल फॉल बक रहा है? सीधी तरह क्यों नहीं बोला कि अब्बा जी का फ़ोन था? शायान ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए उनका नंबर मिलाया था। अस्सलामुअलैकुम अब्बा साईं। कॉल अटेंड होते ही शायान ने एहतराम से उन्हें सलाम किया। बेटा जी, क्या सूरत हाल है? कब तक वापसी है? आपको मालूम है ना कि अगले महीने सालाना उर्स है, बहुत सी तैयारियां करनी है और कार्ड छपवाने हैं। इस दफ़ा पहले से ज़्यादा वीआईपी लोगों के आने का इम्कान है, आप समझ रहे हैं ना? मखदूम हाकिम अली की संजीदा और रोबदार आवाज़ में छुपी धमकी शायान बाखूबी समझ रहा था। बस 2 दिन तक वापसी है, अब परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शायान के जवाब पर वो हंसे। बेटा जी, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए फिर? और वैसे भी मुझे आपका यूं अपने ननियाल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाइला की वजह से खामोश हैं, वरना वो लोग। हाकिम अली ने कहते हुए खामोशी इख्तियार की थी। आप बेफिक्र रहें, मैं पहुंच जाऊंगा। शायान ने मजीद बहस से बचने के लिए बात खत्म की। ये जो तू कह रहा है, ओह सॉरी, मेरा मतलब है ये जो आपने 1000 ग्राम का कैप्सूल अपने वालिद मोहतरम को दिया है, आपके ख्याल में उन्हें इससे आफाका होगा? सरमद के सवाल पर शायान ने करीब पड़ा तकिया खींच कर उसे मारा। हर वक्त बकवास करता रहता है, कभी सीरियस भी हो जाया कर। शायान ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्यों इतना सोच रहा है? आखिर मसला क्या है? सरमद अब संजीदगी से पूछने लगा। यार, मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नाइला खाला की वो बेस्ट फ्रेंड थी। नाइला खाला मेरी हम उम्र और हम दोनों दुआ से तकरीबन 7 साल बड़े हैं। मैंने कभी नाइला को खाला नहीं समझा, वो मेरी दोस्त है और दुआ उनकी। इसी वास्ते से हमेशा दुआ के बारे में मुझे सब मालूम होता रहा। हम दोनों की कभी एक दूसरे से बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई, मगर नाइला खाला मुझसे दुआ के बारे में बहुत सारी बातें करती रहती थी। मुझे भी उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। 5 साल पहले मैंने पहली बार मुल्तान में ही दुआ को छोटे मामू की शादी पर देखा था। बहुत प्यारी लग रही थी, और जुबान तो खैर। शायान जानबूझकर अपनी बेइज्जती जो दुआ के हाथों उसकी हुई थी लड़कियों के टेंट में सिगरेट पीने की वजह से, छुपा गया। बहुत ही पुरेतमाद लड़की थी, मगर जो लड़की मैंने आज देखी है वो कम अज़ कम दुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शायान ने अपना माथा मसला। दुआ तुम्हारे घर भी गई थी? सरमद ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, ना हमने बुलवाया और ना वो आई कभी। शायान ने कंधे उचकाए। तुम लोग कुछ अजीब से कजन्स हो, हालांकि आमतौर पर सबकी ननिहाल से बहुत बनती है। सरमद पुश्त के बल लेट कर नीम दराज हुआ था तकरीबन। मेरी बाकी सारे ननियाल से बहुत बनती है, मगर यहाँ मामला भागने की वजह से उलट है। दूसरा, नानो उसी खाला के दुख से चल बसी और मरते दम तक यही कहती रही कि फारूक मेरी बेटी का कातिल है। शायान कहता हुआ जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा। दुआ की अम्मी कैसे फोत हुई थी? सरमद ने हैरत से पूछा। सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी उन्हें हिट कर गई थी, उन लोगों ने यही बताया था। मगर जब तक हम लोग मुल्तान से यहाँ पहुँचे उन्होंने खाला को दफना दिया था, हमारा इंतज़ार भी नहीं किया। इसी बात पर मामू लोग खालू फारूक से खूब लड़े थे। फिर मेरे अब्बा जी ने दरमियान में पढ़कर बात ख़त्म कराई। खाला के मरते ही हम सब ने फारूक खालू से तमाम राब्ते और मिलना जुलना सब खत्म कर दिया। आगे ही बराए नाम था रिश्ता, सिवाय नाइला खाला के। उन्हें दुआ बहुत प्यारी है, वो मिलती रहती, फ़ोन भी करती रही, मेरे हाथों ही उसे तोहफे भी भेजती रही। शायान ने सिगरेट खत्म करते हुए ऐश ट्रे में मसला। फिर अब क्या सोचा है, क्या करना है? सरमद के सवाल पर शायान ने अपने बालों में हाथ फेरा। देखते हैं।
शायान कहता हुआ उठकर वॉशरूम जाने लगा। वैसे नाइला खाला का प्लान भी काबिले अमल है। सरमत की आवाज़ पर शायान बगैर मुड़े मुस्कुराया था। तेरा पेट औरतों से भी ज्यादा हल्का है, कोई बात जो हजम कर सकता हो, तेरा भी इलाज ही कराना पड़ेगा। शायान ने मसनूई घूरी से सरमत को नवाजते हुए वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या ज़माना आ गया है, मुझे तो रह रहकर भाई साहब पर अफसोस हो रहा है। छटांग भर की लड़की ने कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाकर रखा हुआ है। अल्लाह ऐसी औलाद से बचाए। रुखसाना बेगम ने सब्जी बनाते हुए अनाया से कहा, मामा बस करें, वैसे ही आप अपना बीपी हाई कर रही हैं, बात कुछ है ही नहीं दरमियान में। अनाया टीवी की तरफ देखते हुए बोली, आए हाय कैसे बात नहीं है, मुझे तो दुआ के ननियाल से वैसे ही बहुत चिढ़ है। ये मज़ारों पर बैठने वाला फ़कीर, असल में बहुत बड़े ढोंगी हैं ये लोग। इन लोगों से अल्लाह बचाए। तुम तो खुद खबरें देखती रहती हो किस तरह ये आमिल और फ़कीर बाबा औरतों और लड़कियों को ट्रैप करते हैं। यहाँ तो बूढ़े मान नहीं रहे तो वो तो फिर जवान जहान है। रुखसाना बेगम की तमाम बातें अनाया बहुत बेजारी से सुन रही थी, मगर आखिरी लाइन पर चौंकी। मामा वो ऐसा नहीं है। अनाया को एकदम कल वाला मंजर याद आया, किस तरह उसने अनाया से मुंह मोड़ा था। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं है? ये सब ऐसे ही हैं। मुल्तान के लोगों में शादियां तलाकें कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। वहाँ औरत हो या मर्द सभी कई कई शादियां करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तलाक की शरह मुल्तान शहर में है। ये जाहिल लोग 20वीं सदी में दाखिल होकर भी 18वीं सदी में ही जी रहे हैं। रुखसाना बेगम ने दिल खोलकर देवरानी के मैके की वजह से पूरे मुल्तान को ही रगड़ा लगा डाला था। मामा आप एक बार उनसे मिल तो लें, आपको अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ उन्हें बुलाकर हम अपने घर में भी हिसाब लगवा लेते हैं। अनाया ने खुशी से रुखसाना बेगम के करीब बैठते हुए कहा, अरे बीबी अपने मशवरे अपने पास ही रखो। जवान जहान बच्ची के होते हुए मैं तो ऐसे मुश्तंडों को बुलाने से रही। मेरा मियाँ परदेश में होता है भाई, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे कि एक ही औलाद थी उसकी भी हिफाजत ना कर सकी। रुखसाना बेगम बरहम हुई थी। मामा प्लीज़। अनाया ने मिन्नत की। अरे हटो पीछे, क्या दिमाग खा रही हो मेरा? मुझे तो ये लोग पसंद ही नहीं है सिरे से। रुखसाना बेगम ने किचन का रुख किया। मामा आप सिर्फ चची की मुखालफत में ऐसा बोल रही हैं। इतना बड़ा शहर है और सारा शहर चची के मैके से तो नहीं आता ना। अनाया चिड़ी थी। बस मैं मजीद बहस के मूड में नहीं हूँ अनाया, हमारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं। और तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक वो गुंडे भाई साहब के पोर्शन में है ना, तुम वहाँ नहीं जाओगी। रुखसाना बेगम वार्निंग देती हुई हांडी बनाने लगी, जबकि अनाया बेबसी से उनकी पुश्त को देख रही थी। दुआ अपनी चारपाई पर लेटी मुसलसल गनूदगी में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसने सख्ती से चारपाई की चादर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जबकि माथे पर नन्हे मुन्ने कतरे भी चमक रहे थे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझ में गुनाह की तमीज़ अभी बाकी है। दुआ ने शदीद दुख और गुस्से से अपने सामने बैठे शख्स को देखा, जो ज़माने में निहायत शरीफ मशहूर था, मगर उसका बातिल बहुत गंदा था। देखो तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो तुम यूं शोर मचा रही हो। इरफान ने नरमी से उसका खूबसूरत हाथ अपने हाथों में लिया था। तुम्हारे नज़दीक ये बात बड़ी नहीं होगी, मगर मेरे नज़दीक ये गुनाह है जिसे करने का मैं सोच भी नहीं सकती। दुआ का दिमाग फटने को था। उसने बेदर्दी से अपना हाथ उस शैतान के हाथों से खींचा। देखो मेरी बात आराम से सुनो, ज़्यादा जज्बाती ना हो। तुम मेरी बीवी हो और मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। मेरी कमी को छुपाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या तुम दूसरी तलाक बर्दाश्त कर लोगी? इरफान ने आखिर में शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कमीनगी से पूछा था। मुझे तलाक लेना मंजूर है, मगर गुनाह करना नहीं। दुआ ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए मजबूत लहजे में कहा, सोच लो, तुम्हारे पास आज का ही दिन है। वैसे मैं ना सुनने का आदी नहीं। इरफान ने उसके करीब से उठते हुए गुस्से से कहा। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स, जो शहर का एक नामी गरामी बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी था। लोग उसे उसकी नेकियों पर भरपूर दुआओं से नवाजते थे। चंद माह पहले दुआ भी उसे दिन रात दुआएं देती थी, मगर अब वो उस वक्त को कोस रही थी जब उसके निकाह में आई थी। इरफान ने घुटनों के बल बैठी बेबस सी दुआ पर एक नज़र डाली और मुस्कुराया। स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम तो पहली तलाक के बाद ही बदनाम हो गई थी। अब तुम्हारा बाप तुम्हारी दूसरी तलाक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज का दिन है, अच्छे से सोच लो। कल मेरा दोस्त लंदन से आ रहा है, वो बस एक हफ्ता ही यहाँ रुकेगा।
میں نے مری میں ایک خوبصورت کمرہ بک کروا دیا ہے۔ عرفان اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے اسے یوں بتا رہا تھا جیسے یہ عام سی بات ہو۔ عرفان پلیز چپ کر جائیں، اتنی غلیظ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ دعا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں اور آپ، دعا کو اپنی آواز گلے میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم میرا پردہ رکھو۔ میں دنیا جہان کی آسائشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، تمہارے اس احسان کے بدلے ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ دیکھو، میں نے تم سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا شادی کی رات، اور پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ میں نامرد ہوں۔ اگر تم نے میری بات آرام سے نہ مانی تو مجھے اپنا داغ دھونے کے لیے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ عرفان نے کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ دعا اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے کھسکی، مگر دیوار نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ خوف کی شدت سے وہ چیخی تو اپنے آپ کو کمرے میں پایا۔ دکھ اور غم سے ہمیشہ کی طرح وہ چلانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھ ہوئے مظالم دنیا کو بتائے اور اس درندے کا چہرہ بے نقاب کرے۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی، دعا نے سوچتے ہوئے دوبارہ سر تکیے پر رکھا تھا۔ شکست کھا کے بھی توہین زندگی نہ ہوئی، ہزار کام ہوئے، ہم سے خودکشی نہ ہوئی۔